योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की धमक अब 2024 के रण में भी सुनाई देने लगी है। अपराधियों माफियाओं के अवैध निर्माण को बाबा का ये बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। चाहे वो माफिया मुख्तार का खास हो या फिर कांस्टेबल का कातिल, 2 दिनों में 2 जगह सीएम योगी का बुलडोजर अपना काम कर चुका है। अपराधी के गुरूर को मिट्टी में मिला चुका है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज लखनऊ में मुख्तार के करीबी पर एक्शन हुआ है। मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज का अवैध अस्पताल बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, बिना नक्शा पास कराए निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद लखनऊ प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें 2 दिन में 2 जगह ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर का मकान जमींदोज किया गया, जिसकी आवाज अब 2024 के चुनावी रण में भी सुनाई देगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के अच्छे दिन लग चुके हैं जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। अपराधी या तो एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं या फिर जेल की काल कोठरी में आखिरी दिन गिन रहे हैं। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ का यही वो फॉर्मूला है जिसका डर अपराधियों में है। योगी का यही वो स्टाइल है जिससे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और यही वो अंदाज है जो एक बार फिर 2024 में हिट होने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है। माफिया के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है और उन सब के वजूद का नामो निशान मिटाया जा रहा है जिसे अवैध तरीके से खड़ा किया गया था, चाहे वो मुख्तार अंसारी के करीबी का आलीशान अस्पताल ही क्यों न हो। लखनऊ में बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद की पर बड़ा एक्शन हो रहा है। हम इस वक्त लखनऊ में एफआई अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर एलडीए द्वारा इस अस्पताल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही इस अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए यहां पर जो मशीन्स हैं उनकी तैनाती कर दी गई थी। एलडीए और प्रशासन की टीम यहां पर तैनात थी। लगातार लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास से हटाया जा रहा था और अब इस बिल्डिंग का आगे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल रन होता था और साथ ही यहाँ पर नर्सिंग का इंस्टीट्यूट भी था। यहाँ पर 24 दिसंबर को इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और आप देख रहे हैं कि कई सारी मशीन्स के जरिए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे के हिस्से में इस बिल्डिंग के कुछ दुकानें भी बनी हैं, उनको भी यहाँ पर 24 दिसंबर को ही सील कर दिया गया था। और जिस एक्शन ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बना दिया, अब उसी एक्शन की धमक 2024 में सुनाई देने लगी है, क्योंकि एक बार फिर योगी का बुलडोजर शहर शहर माफियाओं के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी पर फिर से शिकंजा कसने लगा है। लखनऊ में मुख्तार के करीबी पर एक्शन हुआ है। बिल्डर सिराज का एफआई अस्पताल ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध तरीके से अस्पताल का निर्माण हुआ था, बिना नक्शा पास कराए ये अवैध निर्माण किया गया था। चाहे मुख्तार हो या अतीक, अब बुलडोजर की रफ्तार फिर पीक पर है और उन अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है जिसने पुलिस पर हमला किया था। ये तस्वीर कन्नौज की है,
जहां अपराधी ने कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। अब उसी हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के किलेनुमा घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। चुनाव से ठीक पहले बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जिसका संदेश अब चुनावी जनसभा में भी गूंजने वाला है, क्योंकि योगी का यही वो बुलडोजर मॉडल है जिससे राजस्थान में कांग्रेस का किला हिल गया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासी जमीन छिन गई और अब वही बुलडोजर फिर से आक्रामक अंदाज में माफियाओं को रौंदते हुए 2024 के चुनावी रण में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस खबर की जो कांग्रेस समर्थकों को चुभ सकती है, क्योंकि खबर ये है कि गांधी परिवार उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में अपनी सीट तलाश रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, क्योंकि पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट में सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है। दरअसल बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में है, तो अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ तेलंगाना से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी फिर से अमेठी में वापसी की तैयारी में है, तो अब राहुल गांधी अमेठी से इतर वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं। वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद भी है और इस बार भी कहा जा रहा है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो राहुल गांधी यूपी के सिर्फ 25 सीट पर भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। इधर बीजेपी से अभी ये साफ नहीं है कि रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। मतलब स्पष्ट है, बीजेपी इस बार कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को भी ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में उत्तर छोड़ दक्षिण से चुनाव लड़ने का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है और उस इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो तय है और कांग्रेस को इसी का भय है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती है। तो फिर जानकारी ये भी है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं राहुल गांधी भी वायनाड से ही चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है। वहीं अमेठी में अभी गांधी परिवार से चेहरा फाइनल नहीं है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन है। वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे में कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश से खिसककर दक्षिण की तरफ रुख कर रही है। देखिए, सोनिया गांधी जी जीत के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में एक बार भी नहीं आई हैं। इस कारण निश्चित रूप से ये तय है कि इस बार रायबरेली से भी वे जीत नहीं पाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने हार की संभावना होने पर दक्षिण भारत का रुख किया था, अब सोनिया भी उसी राह पर चलने को मजबूर है। हालांकि सीट से इतर कांग्रेस की कोशिश उत्तर प्रदेश में वजूद कायम रखने की है। ऐसे में अब उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी के न्याय यात्रा से है, जो मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 14 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से प्रवेश कर आगरा तक यूपी के 20 जिलों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। यूपी में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। करीब 25 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। यानी पहले अमेठी में हार, फिर रायबरेली में ललकार से कांग्रेस में हाहाकार है और बड़े बड़े नेता उत्तर का मैदान छोड़ दक्षिण जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से प्रवेश करेगी और आगरा होते हुए राजस्थान की सीमा में जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी 20 जिलों में करीब
1074 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में करेंगे। हाल तक अमेठी और रायबरेली सीटों को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन परिवार का एकाधिकार तब टूटा जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसी ही रणनीति एक बार फिर बीजेपी तैयार कर रही है, जिससे बचने के लिए अब गांधी परिवार मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच बात अब मुद्दों की कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से जाति का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, जिसे साधने के लिए अब बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर चुकी है। बीजेपी में महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक को टारगेट दिया जा रहा है, जिसमें राम मंदिर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की बात भी कही गई है। दरअसल आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक हुई है, जिसमें जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक के चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। तो वहीं अब 25 जनवरी के बाद बीजेपी जिलावार सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस दौरान महिला, युवा और किसान पर खास फोकस रहेगा। वहीं मुस्लिम वर्ग को भी साधने की रणनीति पर तैयारी की जा रही है। आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा और पीडीए का झगड़ा है। विपक्ष राजनीति में व्यस्त है। दलित यादव वोट बैंक की सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के इतर बीजेपी का फोकस मोदी की बताई 4 जातियों पर है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में 4 जातियां बताई थी, जिसे साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश में मंथन हो रहा है और उन तमाम मोर्चा और विंग को मंत्र दिया जा रहा है जो इन 4 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। बीजेपी ने सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी। महिला मोर्चा नारी शक्ति का संदेश देंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिमों को साधेंगे, युवा मोर्चा विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर उस वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे 80 सीटों पर विजय पताका लहराया जा सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की और ये बड़ी बैठक सभी मोर्चों की आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनकी आज संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव की मोर्चेबंदी की गई कि आखिर किस रणनीति से लोकसभा चुनाव जीतना है, इस पर मंथन किया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनके प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता दिलाने और दिल्ली की सत्ता पर जीत का परचम लहराने के लिए जरूरी है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी की पैनी नजर है और अभियान के जरिए हर घर दस्तक भी दिया जा रहा है। यूपी में क्षेत्रीय समीकरण को साधना मकसद है, जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश की जा रही है। महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़ा जा रहा है। राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी अब उन मुद्दों, उन योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रही है जो 2024 में रामबाण साबित होगा। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं और मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करती है, विभिन्न क्षेत्र में लोगों को जोड़ती है। यानी लखनऊ में हुई इस बैठक में वो रणनीति तैयार हुई है जिसे अब अभियान की शक्ल दी जाएगी।
जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया है, तो वहीं महिला, युवा और किसानों को भी जोड़ने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथ में राइफल, टैंक की सवारी, सीएम योगी की ऐसी तस्वीर पहले ही आपने कभी देखी होगी। राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाली ये तस्वीर लखनऊ से आई है, जहां आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी देखी और कहा, उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, यहां के जाबाजों ने बलिदान दिया और गौरव भी बढ़ाया। आर्मी टैंक की सवारी, हाथों में राइफल और राष्ट्रवाद की झलक। योगी का ये अंदाज पहली बार देखा होगा। अत्याधुनिक हथियार, शौर्य का प्रदर्शन और सेना के पराक्रम को दिखाने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है। जब सीएम योगी नो योर आर्मी फेस्टिवल में शामिल हुए, योगी ने सेना के शौर्य को सलाम किया, वीरों की भूमि को नमन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, यहाँ के जाबाजों ने अपना बलिदान दिया है और गौरव भी बढ़ाया है। ऐसे में देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपनी आहुति देने वाले बलिदानियों के परिजनों को 50 लाख रुपए और नौकरी यूपी सरकार दे रही है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने 2 डिफेंस कॉरिडोर दिए, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के तहत भारत डायनामिक काम कर रहा है। कानपुर और अलीगढ़ में भी इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों को भी भारत में बने हथियारें मुहैया करवाई जा रही हैं, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र का सपना साकार कर सकती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यानी नए भारत के निर्माण में योगदान देने वाला नया उत्तर प्रदेश अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। सीएम योगी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है, बड़ी खबर है ये। स्वच्छता में प्रयागराज और वाराणसी अव्वल हुए हैं। दोनों शहरों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। 11 जनवरी को प्रयागराज, वाराणसी के नगर आयुक्त को राष्ट्रपति ये अवार्ड सौंपेंगी। नोएडा को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। जोनल पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। 11 जनवरी को केंद्र सरकार घोषित करेगी देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए जारी की गई पुरस्कारों की सूची में नोएडा को राज्य स्तर के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। गजरौला और अनूप शहर को स्वच्छता के क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो बड़ी खबर है ये, वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही शहरों को स्वच्छता के लिए चुना गया है। अव्वल आए हैं ये दोनों ही शहर, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में सूरज तक नहीं निकल पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन कोल्ड की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री से नीचे ही रहेगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को उत्तर और मध्य भारत में हल्की बारिश हो सकती है। आपको दिखाते हैं इस खबर पर एक रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर चल रहा है। नोएडा में प्रदूषण और कोहरे के डबल अटैक ने कोहराम मचा रखा है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी 200 मीटर से कम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के करीब दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ कोहरे, प्रदूषण और कड़ाके की ठंड ने कोहराम मचा रखा है। AQI भी 400 पार है। वहीं बर्फीली हवा चल रही है। आज दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। आम जनजीवन बेहाल है और परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई है। एक तरफ जहां कोहरे का कोहराम है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार है। वहीं तीसरी तरफ बर्फीली हवाओं का भी सितम जारी है। ऐसे में दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। स्थिति यह है कि गुरुवार को 11 साल में तीसरी बार दिल्ली का दिन सबसे ठंडा रहा। गुरुवार को यहाँ का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं आज भी दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।